नमस्कार, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट पटना पर। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज एक ऐसा मुद्दा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो तमाम मीडिया हाउस का फ्रंट पेज पर बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? आखिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर क्यों भागना पड़ गया? तमाम जानकारी देंगे हम लोग सिलसिलेवार तरीका से। तब तक हमारे साथ वीडियो पर बने रहेंगे। यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहले पॉइंट से हम लोग चर्चा करते हैं बारीकी से कि पहले बांग्लादेश का सृजन कैसे हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत का अखंड भारत का हिस्सा बांग्लादेश हुआ करता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अंडरलाइन किया हुआ बांग्लादेश, ये पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, और श्रीलंका, ये भारत। इतना तमाम क्षेत्र जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र होता था, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। श्रीलंका पर जिस समय चोल साम्राज्य का शासन हुआ करता था तमिलनाडु क्षेत्र में, श्रीलंका पर भी अधिकार हुआ करता था। अखंड भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे खंडित होते गया, विभाजन होते गया। अंतोगत्वा जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 साल तक लगभग शासन किया। अंत में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान अधिराज्य बन गया। पाकिस्तान देश का सृजन हुआ। पाकिस्तान यानी अभी आप कह सकते हैं जो ये पूर्वी पाकिस्तान, जो ये आप देख रहे हैं जो बांग्लादेश, और ये पश्चिमी पाकिस्तान का सृजन हुआ। पाकिस्तान बना इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश बना। जबकि बाकी जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, भारत संघ 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, भारत संघ का गठन हो गया। ध्यान रखिए, भारत गणतंत्र का स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को भारत संघ का स्थापना हुआ और भारत लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष देश बना, अर्थात सर्वधर्म समभाव वाली बात करने वाला देश बना और सबके लिए लोकतंत्र, कोई विशेष धर्म के संबंधित देश नहीं बना, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर लेकिन क्या गठन हो गया, क्या आजादी मिल गया, क्या दोनों देश विभाजित हो गया तो वहां मैटर शांत हो गया? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देखते हैं कि जो अभी आप देख रहे हैं बांग्लादेश, उसके जस्ट बगल में हमारा जो ये देश है, हमारा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दोनों का 20 जुलाई 1900, ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन बंटवारा कर दिया था। 20 जुलाई लॉर्ड कर्जन बंटवारा कर दिया। इधर कर दिया था पूर्वी बंगाल और इधर कर दिया पश्चिमी बंगाल। दोनों बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद यहाँ का कल्चर संस्कृति नहीं बढ़ सका था। भौगोलिक तो आप बांट सकते हैं लेकिन हृदय से नहीं बांट सकते हैं। इसी के अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन भी हमारे देश में उस समय स्वतंत्रता संघर्ष का मूवमेंट में से एक था, चलाया गया था, विरोध किया गया था। तो कल्चर संस्कृति नहीं, सिर्फ भौतिक आधार पर बांट दिया गया था। अब जब देश आजाद हो गया तो यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों के बीच भारत और यहाँ आने जाने की अगर बात करें तो या तो फ्लाइट से जाए, वायुयान से जाए, या तो हेलीकॉप्टर से कुछ से जाने की व्यवस्था, या रोड मार्ग से जाने की व्यवस्था था। लेकिन यहाँ का जो कल्चर संस्कृति था, बांग्लादेश का जो अभी जो कह रहा है पूर्वी बंगाल, जो उसमें पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसका कल्चर संस्कृति जो पश्चिम बंगाल राज्य है उससे मिलता जुलता था, यानी भारत से मिलता जुलता था। बांग्ला लोग बोलते थे। यहाँ का कल्चर संस्कृति भी सेम उसी तरह से था। देखे, सांवले गोरे सब वैरायटी के लोग रहते थे, विविध प्रकार के लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ की बात करें तो इस क्षेत्र में उर्दू बहुल क्षेत्र था। ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था उर्दू बहुल क्षेत्र था, यानी उर्दू था और इस्लामिक पूरी तरह से अनुसरण करने वाले लोग थे, और कुछ हिंदू भी इसमें शामिल थे। लेकिन बहुल क्षेत्र जो था इस्लामिक था और उर्दू बहुल क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में बंगाली लोग भी थे, यानी बंगाली लोग भी थे और उर्दू बहुल क्षेत्र भी था। माने अपेक्षाकृत बात करें तो यहाँ पर सभी यानी कह सकते हैं कि हिंदू भी था और मुस्लिम भी था और ईसाई लोग भी कुछ संख्या में, यहाँ बुद्धिज्म भी लोग थे। उस समय की बात है। तो यहाँ से यहाँ के लोगों ने नफरत करना शुरुआत किया। नफरत करते करते वो नफरत बढ़ते चला गया और नफरत बढ़ा इस कदर कि यहाँ के लोग यहाँ को शोषण करना शुरुआत कर दिया, शोषण करना शुरू किया, यहाँ के लोगों को से नफरत करने लगा। तब आगे इसी तरह से शुरुआत हुआ। आगे देखिए क्या घटना घटा था से। अब नफरत करते करते 47 से आ गया 1971 ईस्वी का। 1971 ईस्वी में भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार आया। इंदिरा गांधी के सरकार आया तो इंदिरा गांधी की सरकार बार बार जो है कि जो पश्चिमी एरिया का पाकिस्तान, जो पूर्वी एरिया का जो पाकिस्तान था उस पर जो शोषण कर रहा था, उसके हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही थी। और सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहती है इंदिरा गांधी कि गर्मी के महीना था कि कहते हैं कि आप जो आपका जो पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उस पर क्या सबक सिखा दिया जाए या नहीं। तो यहाँ मानेकशॉ कहते हैं कि अभी गर्मी के महीना अगर अभी हम लोग अटैक करेंगे तो समतल बर्फ वगैरह पिघला हुआ रहेगा, पहाड़ी एरिया पूरा साफ स्वच्छ रहेगा, अगर पाकिस्तानी उसका फायदा उठा सकता है, आ सकता है। इसलिए भौगोलिक स्थिति भी युद्ध के लिए अपने फेवर में होना आवश्यक है।
इसलिए शरद ऋतु का, सर्दी ऋतु का इंतजार करिए, जब बर्फ जमा होगा, अगर बर्फ पार करके भी आएगा तो जैसे ही आएगा हम लोग उसको मारते जाएंगे, यानी कि उस समय भौगोलिक स्थिति हमारा फेवर में होगा, इसलिए इंतजार करिए। अभी ऐसा परिस्थिति नहीं है। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के बीच गतिरोध बढ़ते गया। सबसे महत्वपूर्ण गतिरोध कब हुआ? तो देखिए, युद्ध जब शुरू हुआ कब? जब पश्चिमी पाकिस्तान, मान इधर वाला जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की सेना जुटा ने पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को जुटा कहते हैं, यहां खान के आदेश पर 25 मार्च 1971 को रात पूर्वी पाकिस्तान के लोग, यानी जो बांग्लादेश है, वहां के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया, मैंने अभियान शुरू कर दिया, जिससे बांग्लादेश नरसंहार की शुरुआत हो गया। पूरी तरह से जो तनातनी था युद्ध में बदल गया, रणभूमि में बदल गया पूरा जो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी बांग्लादेश। यहां से फौजें आ गए और एकदम अभियान हो गया। भारत फिर भी शांत है। भारत के सेना प्रमुख मानिक शाह इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को बातचीत से हल करके रखे, शांत करके रखे, फिर भी भारत शांत है। अब देखिए, जो पूर्वी पाकिस्तान जो अभी आप बांग्लादेश देख रहे हैं, वहां के एक प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया 1971 में। 1971 में इन लोग से निपटने के लिए, नहीं पश्चिमी पाकिस्तान से निपटने के लिए 1971 में शेख मुजीबुर रहमान मुक्ति वाहिनी सेना का संगठन किया। वहां के कई लोगों ने समर्थन किया और पूरे विशाल सेना का रूप ले लिया, यानी पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में, और पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में विशाल सेना का रूप लिया और पश्चिमी पाकिस्तान से दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। अब जो पूर्वी पाकिस्तान है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो पूर्वी पाकिस्तान ई एरिया देख रहे हैं, जो बांग्लादेश, अभी यहां पर इसका समर्थन करने वाले भी कुछ लोग थे। यहां पर वैसे लोग भी रहते थे जो उर्दू को चाहते थे, वैसे लोग भी रहते थे जो यहाँ के कल्चर संस्कृति को चाहते थे, यहाँ के लोगों से नफरत करते थे, यानी यहीं रहने वाले लेकिन यहाँ के लोगों से नफरत, यानी जो थाली में खाएंगे वही थाली में छेद करने वाले लोग भी यहाँ रहा करते थे। उसको जो यहाँ जो रहते थे, यानी कि उसको नापाक कहते थे, यानी पाक का समर्थक नहीं रहता था, पाक का समर्थक नहीं रहता था, यानी यहाँ जो इसके समर्थन थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था, देखिए, राजाकर। राजाकर कहते थे। राजाकर का मतलब होता है गद्दार या दोगला। राजाकर कह सकते हैं या दोगला या गद्दार कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र से ही गद्दारी करने वाला लोग, यानी रह रहा है यहाँ का समर्थन कर रहा है। तो दोनों के बीच में, यानी कहने का मतलब यहाँ के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान था समर्थन करने लगा राजाकर लोग। फिर भी घमासान युद्ध हुआ। अंतोगतवा पाकिस्तान सब दिन गलती यही करता है कि पहली बार अटैक कर देता है। अब 1971 में ध्यान रखिए, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान अटैक कर दिया, भारत क्षेत्र में बंकर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया, वो भारत इंतजार कर ही रहा था। अब देखिए, दिसंबर आ गया महीना, तो फिर देर किस बात का? अगर जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून रहा था, गर्मी के मौसम था, लेकिन दिसंबर ठंडी के मौसम पूरी तरह से आ गया, बर्फ जम गया है। अब फिर इंदिरा गांधी की अब देर किस बात का? मानिक शाह कहे कि इसका तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आक्रमण किया। मात्र 13 दिन भारतीय सपूतों ने युद्ध किया। युद्ध करने के उपरांत 13 दिसंबर 1971 को न्यूज में आ गया कि बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है, पड़ोसी को मिठाई बांटा जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि 13 दिन के मात्र युद्ध पर 90,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर दिया, सबको भारतीयों ने बंदी बना लिया, घुटना टेक दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में समझ गए। अब 90,000 जब सरेंडर कर दिया तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वही बेनजीर भुट्टो के पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दोनों के जुल्फिकार अली भुट्टो कहे कि मान के चले जो युद्ध हो गया अब क्षमा करने की बात है, जाहिर सी बात है, 90,000 जिसका सैनिक घुटना टेके हो तो उसका सिर कैसा होगा, यानी नाली में सिर डूबे के बराबर होगा नल्ला का। तो जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से कहते हैं कि हम लोग समझौता चाहते हैं, एक दूसरे के समान करना चाहते हैं। तब जाकर के 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ। 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो दोनों सिग्नेचर कर दिए, ताकि कल के डेट में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होगा। और एक लाइन खींचा गया कश्मीर भारत के बीच LOC, कहा कि आज के बाद, मतलब कि अब जो हुआ से हुआ, अब लाइन ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान अधिकृत, कहा कि उस एरिया का सीज फायर उल्लंघन नहीं करेंगे, कभी अटैक नहीं करेंगे। कहा जाता है इधर संधि का स्याही भी नहीं सूखा था, उधर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका था, लेकिन ये संधि हो गया, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए बांग्लादेश का सृजन कैसे हुआ, आप देख चुके हैं।
लेकिन बांग्लादेश में अभी इतने बड़े आखिर उपद्रव क्यों हुआ इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। वहां का मीडिया हाउस का रिपोर्ट है, वहां का जो न्यूज़पेपर है सबका रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट हम लगाए हैं। आखिर प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, आखिर प्रदर्शन कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद्यार्थी, उन लोग का मांग क्या है। अब देखिए मांग क्या है कि सन 2018 ईस्वी तक वहां सरकारी नौकरी में 56% रिजर्वेशन था, 56% सीट पर रिजर्वेशन था। 56% में 30% वहां के स्वतंत्रता सेनानी के था, फ्रीडम फाइटर के था, जो शेख मुजीबुर रहमान यानी उन्हीं को बंग बंधु कहते हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ा था। उनके लिए रिजर्व कितना सा 30% सीट रिजर्व था। और उनके बच्चों के लिए, माने उनके बच्चों के लिए भविष्य में जैसे मान के चले अगर फ्रीडम फाइटर रहे उनके पूर्वज, तो उनके बच्चों को भी आरक्षण मिले, 30% में इंक्लूड था। और 10% बांग्लादेश में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था, सीट रिजर्व था 10%, कोई भी सरकारी नौकरी हो 10% रिजर्व था। और 10% पिछड़े लोगों के लिए था, जो पिछड़े लोग थे उनके लिए 10% रिजर्वेशन था। और 5% अल्पसंख्यक लोगों के लिए था, तो यानी कि 55% हुआ। और 1% वैसे लोगों के लिए था जो विकलांग कोटा था, विकलांग लोगों के लिए था। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 56% रिजर्वेशन है। तो 100 - 56 करेंगे तो आ जाए कितना 44%, यानी 44% मात्र 44% सीटों पर बाकियों के लिए खाली था, माने जनरल था, बाकी सब रिजर्व था। इसीलिए वहां जो है सके लोग प्रदर्शन करना शुरू किए कि जो रिजर्वेशन है इसको समाप्त किया जाए। देखिए क्या मैटर हुआ से कैसे। अब देखिए रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए अगर आप डिस्क्रिप्टिव में इसको पढ़ेंगे तो आखिर क्यों चाह रहे थे लोग, प्रोटेस्ट कर रहे थे तो समाप्त करने के लिए। फिर भी देखिए कैसे छात्रों ने देखा बांग्लादेश में युवा मतदाता, देखिए कैसे मतदाता क्या देखते थे। छात्रों का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो आवामी लीग है यानी शेख हसीना वाली पार्टी, शेख हसीना वही शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है, बेटी है, जो वफादारों को सरकारी नौकरी देने के लिए काम करती है। वफादार माने जो अपना आदमी सिर्फ उसी को नौकरी देने का काम करती है। आरक्षण व्यवस्था मैंने फालतू में है, इसको बेजा इस्तेमाल किया जाता है, सब अपने लोगों को नौकरी देती है। उनकी मांग है कि कोटा की श्रेणी में घटाई जाए, जो 56% जो फीसदी है उसको घटाई जाए। 94% फीसदी नौकरी मेरिट के आधार पर दिया जाए, यानी 94% टोटल का मेरिट के आधार पर भर्ती हो नौकरी दिया जाए। और जो बाकी जो बच गया 6%, तो 6% में पिछड़े वर्ग के लिए रखा जाए, जैसे जनजाति वहां लोग है, विकलांग लोग है, वैसे लोगों के लिए बाकी 6% रखा जाए। बाकी 94% अनरिजर्व कर दिया जाए, यानी मेरिट के आधार पर नौकरी दिया जाए, 56% वाला कोटा हटा दिया जाए। ऐसा वहां के लोगों विद्यार्थियों का मांग था। ऐसे मांग तो पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन बड़े स्तर पर 1 जुलाई 2024 को जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने देश भर में बड़े बड़े शहर में और मुख्य सड़क पर रेलवे ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तब प्रदर्शन शुरू हो गया। मतलब कि 1 जुलाई 2024 को बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट वहां शुरुआत हो गया। बांग्लादेश में बड़े स्तर पर यूनिवर्सिटी जाम करने लगा, रेलवे ट्रैक जाम करने लगा, हाईवे रोड जाम करने लगा, तब जाकर के ध्यान हुआ कि बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा। अब देखिए आखिर बांग्लादेश को कोटा विरोध प्रदर्शन में देखिए क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा जब प्रोटेस्ट होने लगा तो बांग्लादेश में क्या मैटर हुआ, तो कोटा विरोध प्रदर्शन वही 56% जो था इसको समाप्त करने के लिए, और 94% जैसे कि सब मेरिट के आधार पर देने के लिए, खाली 6% आरक्षण वो विकलांग जनजाति के लिए रहे। जब प्रोटेस्ट होने लगे प्रदर्शन में 50 लोगों की मौत हो गई, वहीं से हिंसा का शुरुआत हो गया। जब प्रदर्शन में 50 लोगों का मृत्यु हो गया, यानी 19/7/2024 का रिपोर्ट है, 19/7/2024 का रिपोर्ट, 19 जुलाई 2024 का रिपोर्ट ही है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में लागू आरक्षण के खिलाफ जारी प्रदर्शन 18 जुलाई को हिंसक दिन रहा। झड़प में 22 से 32 लोग मारे जाने की खबर है। इस हफ्ते तक 50 लोग मारे जा चुके। अब देखिए हिंसक झड़प क्यों हो गया, तो 12 ध्यान रखिए 12 जुलाई को 2024 को शेख हसीना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के वहां का प्रधानमंत्री होने के सारे प्रधानमंत्री होने के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे विद्यार्थी, जो प्रोटेस्टर थे, सबको आतंकवादी कह दिया। उसी के लिए सब गद्दार घोषित प्रयोग कर दिया, उसी सब विद्यार्थियों के लिए दोगला का प्रयोग कर दिया। यानी जैसे 1971 में प्रयोग किया गया था वैसे उपयोग कर दी शब्द। इसी पर लोग बौखला गए और प्रोटेस्ट और आगे बढ़ गया। तब आगे जाकर के इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। बांग्लादेश गवर्नमेंट एक्सटेंशन टू नेशन वाइड कर्फ्यू एंड इंटरनेट बैन, कारण नेशनल सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। फिर भी बंद करने के बावजूद भी
देख रहे हैं किस तरह से प्रोटेस्ट जारी रहा। और इतना ही नहीं, सड़क पर हुजूम लग गया, इंटरनेट बंद है, लेकिन लोग का आवाज नहीं बंद कर पाई शेख हसीना, आवाज चलते गया। यानी कि जो पीएम आवास था उधर धीरे धीरे भीड़ बढ़ते गया, लेकिन पीएम आवास तरफ सुरक्षा का बड़ा प्रकोप था, माने बढ़ाया हुआ सुरक्षा था। फिर भी देखिए वहां के संसद की बात करें, अगर बांग्लादेश के संसद के भवन की बात करें तो जातीय संसद भवन वहां के संसद का नाम है। जैसे भारत में संसद का भवन संसद है, तो बांग्लादेश में जातीय संसद संसद का नाम है। वहां बीएनपी, दो प्रमुख पार्टी है, बीएनपी मतलब कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक पार्टी है, और दूसरा है बांग्लादेश आवामी लीग। बांग्लादेश आवामी लीग यही पार्टी है जिसमें शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वर्तमान में नहीं है। वहां जाकर देख रहे हैं तो संसद भवन पर लोगों ने अटैक कर दिया, एक तरह से भीड़ आक्रोशित वहां पर चला गया। देख रहे हैं आप तमाम भीड़ प्रदर्शनकारियों को देख रहे होंगे, कोई छत पर चढ़ा हुआ, कोई कहीं पहुंचा हुआ है। आगे भीड़ बढ़ते गया, संसद हॉल असेंबली में चला गया। देख रहे हैं कि अंदर बाहर नहीं, सिर्फ अंदर का भी प्रकोप आप देख सकते हैं कि अंदर में किस तरह से लोग जमा हो रहा, किस तरह से आम आदमी धीरे धीरे विद्यार्थियों को समर्थन करने के लिए कोई अन्य पार्टियां धीरे धीरे आम आदमी जनमानस सारे लोग इसमें उग्रसर हो गए, शामिल हो गए। तो अंदर आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह का है। आगे देखिए बांग्लादेश में एक कैसा जश्न है आखिर। बांग्लादेश में देख लीजिए जैसा अब यही मूर्ति को आप देख रहे हैं तो मूर्ति शेख मुजीबुर रहमान के, इन्हीं का बंगबंधु इन्हीं को कहते हैं, शेख हसीना के पिताजी जो उनके राष्ट्रपिता यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के सिर पर चढ़ करके लोग सुसु कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं सिर पर चढ़ रहे हैं लोग, जूता चप्पल के माला पहना हुआ, मूर्ति तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। तो कैसा बांग्लादेश में जश्न मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला स्लाइड में क्या करा देखिए, देखते देखते लोग शेख हसीना का यानी कि आवास क्षेत्र में पहुंच गए, पीएम आवास पहुंच गए, पीएम आवास पहुंच गए। अब देख रहे हैं कि वहां से पंखा लेके भाग रहे हैं लोग, पंखा लेके, अब पंखों तक नहीं छोड़ रहा। अब देखिए शेख हसीना पीएम आवास में देख रहे क्या नजारा रहा है। पीएम आवास अगर बांग्लादेश की बात करें पीएम आवास का, तो नाम है उसका गठबंधन। गठबंधन कह सकते हैं, पीपुल्स हाउस, लोगों का हाउस, लोगों का घर। गठबंधन या पीपुल्स हाउस या लोगों का घर पीएम आवास का नाम है। शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनी तो 1996 में, फिर 2008 ईस्वी में बनी, और उस समय से वर्तमान यानी कि 5 अगस्त 2024 तक बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थी। 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देकर के और वहां से पलायन कर गई, अपना देश छोड़ गई। आप वहां देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एलसीडी टीवी ले उखाड़ कर ले जा रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे वस्तु देख रहे हैं, मुर्गी तक नहीं छोड़ रहे हैं। अब पीएम आवास का मुर्गी तक लोग नहीं छोड़ रहे हैं, देख सकते हैं क्या परिस्थिति। ऐसे देखने में तो हंसी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं क्या परिस्थिति रहा होगा, क्या उस देश का लोकतंत्र, क्या उस देश का नेशन का राष्ट्र, क्या उस देश का संविधान। जब मुर्गी देख रहे हैं पीएम आवास से सब ले जा रहे हैं। आगे देख लिए शेख हसीना के घर से देख रहे सब लूट कूट करके ले जा रहा है प्रदर्शनकारी। आगे देख लिया और क्या, ये देखिए मोहतरमा का देखिए सूटकेस लेके जा रहे हैं। अब पता नहीं लग रहा है जैसे कि मायके से ससुराल, माने ससुराल से मायके जा रहे हैं। एक्चुअली में मायके से ससुराल वाले में लोग खुश नहीं होते हैं, ससुराल से मायके जाने में खुश होते थे। देख रहे लग रहे हैं इतना खुश है कि अपना ससुराल से मायके जा रहे हैं, सूटकेस तक लेके चल जा रही है शेख हसीना का। आगे देख लीजिए, अगला देख लीजिए, मछली तक नहीं छोड़ रहा बंदा। अब शेख हसीना यानी पीएम आवास से मछली तक लेके जा रहा है। सब देख रहे क्या दृश्य रहा है, सब इधर किसी को एंट्री नहीं होता था, उस एरिया में जाकर के सब मनोरंजन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आगे देख सकते परिस्थिति। अब देखिए शेख हसीना के बेड पर लोग, इसी तरह का एक दृश्य देखा होइएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में भी इस तरह का हुआ था, कुछ दिन पहले का घटना है। आप देख सकते हैं कि शेख हसीना के बेड पर किस तरह से लोग, सब सोचे कि लूट करके ले जा रहे हैं, तो लोग सोचे कि हम लोग आराम ही कर लेते हैं, सोने के लिए वहां चले गए। आगे देख लीजिए, अब देखिए यहाँ खरगोश तक नहीं छोड़ रहा है लोग, खरगोश तक, चूहा खरगोश है, खरगोश तक नहीं छोड़ रहा है, स्टूल वगैरह सब लेकर के भाग रहे हैं। और लग रहा है जैसे विनर, मतलब कि सब इस बात से खुश हैं कि यहाँ से बांग्लादेश से शेख हसीना भाग गई, मैंने शेख हसीना ऐसे चली गई तो लोग खुश है, भाग गई तो खुश है, छी 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 कर रही बांग्लादेश से शेख हसीना भाग गई, नारे लगा रहे हैं लोग। अब देख लिए, आगे देख लिए, अरे ये तो हद कर दिया, क्या बताइए, ये अगर महिला होती तो रखता तो कोई बात नहीं था, लेकिन देखिए पुरुष होकर के शेख हसीना का ब्लाउज तक नहीं छोड़ रहा है। अब बताइए सारे वस्तु आप देख सकते हैं, जैसा कि पढ़ने में भी ठीक नहीं, ये कैसा हसीना, शेख हसीना के घर से सारे लोग लेकर के प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं। अब बताइए ये डस्टबिन तक नहीं छोड़ा, अरे बताइए, अरे हद कर दिया यार, डस्टबिन तक नहीं छोड़ा लोग। आगे देख लीजिए, आगे बकरी तक लेके भाग रहे, सब देख रहे हैं कि भागते हुए प्रदर्शनकारी। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कैसा वो लोकतंत्र है, जहां क्या आखिर हुआ होगा, कैसा परिस्थिति रहा। तो आप स्टार्टिंग में घटना देख चुके हैं कि कैसा शुरुआत था। शुरुआत एक छोटा सा प्रोटेस्ट से था, थोड़ा सा विद्यार्थियों के आंदोलन से था, लेकिन देखते देखते विकराल रूप ले लिया। और उसके बाद विकराल रूप देखिए तो
मोड़ किस ओर जा रहा है, प्रोटेस्ट का मोड़ देखिए किस तरफ से जा रहा है, आंदोलन का मोड़ देखिए किस तरह से जा रहा है। प्लीज सेव हिंदू इन बांग्लादेश। अब हिंदुओं को वहां खतरा होने लगा, हिंदू को बचाने के लिए गुहार लगाया जा रहा है, किस तरह से देखिए छेड़छाड़ किया जा रहा है, किस तरह से लड़कियों को टारगेट बनाया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में लड़कियों का फोटो भेजा जा रहा है, और किस तरह से लोग जो है कि रेप मर्डर हत्याएं कर रहे हैं। अब देखिए इन सब का प्रोटेस्ट से बताइए कौन सा प्रोटेस्ट था, कौन सा लोकतंत्र है जहां प्रोटेस्ट करने के बाद फिर क्या रूप लेता है। देख सकते हैं आप कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया है, ऐसा क्या। अब देख सकते हैं कि क्यों ये हिंदू है, बताइए किस परिस्थिति से लोग वहां गुजर रहे हैं। अब या तो आप देख सकते हैं कि जिस समय बांग्लादेश का सृजन हुआ था उस समय वहां पर हिंदू की अगर बात करें तो लगभग 22% थे, लेकिन वर्तमान में अगर वहां हिंदू की बात करें तो लगभग 0.7% चले गए हैं, यानी कि हिंदू का प्रतिशत रेट बहुत घट गया है। सॉरी 0.7 नहीं 7%, एग्जैक्ट डाटा देख लिया गूगल से, 7% लगभग वहां पर लोगों की आबादी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये ऐसा परिस्थिति में क्या हुआ, कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा प्रधानमंत्री का प्रोटेस्ट है और कौन सा विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट है, बताइए कौन सा दर्द बयां कर रहा है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो भारत जैसे देशों के लिए वर्तमान अगर बात करें तो देख सकते हैं आपकी परिस्थिति क्या है। देखिए आप देखिए भारत का जैसा कि देख सकते हैं कि बॉर्डर देश नेपाल है, भूटान है, और इधर ई एरिया, तो ई एरिया पर जहां मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ा पागे और हिंदू आबादी कम हो गया है, और यहां पर भी देखिए रहे कि हिंदू आबादी कम हो गया। अब नेपाल भूटान इसी क्षेत्र में श्रीलंका में कुछ बच रहा, तो आबादी से माने कोई पार्टिकुलर किसी धर्म से मतलब नहीं, कोई मजहब से मतलब नहीं, लेकिन बताइए किस तरह का लोग दर्द बयां कर रहा है कि किस तरह के लोग ऐसा झेल रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति में वर्तमान इस क्षेत्र का भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश भारत है, तो भारत के अभी ऐसा करना चाहिए कि वर्तमान जितने भी जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गया, जितने भी जैसे हिंदू संगठन हो गया, जितने भी देश है, सारे लोग करके मिल करके कम से कम इस बात को आवाज उठाया जाए कि किसी का शोषण न हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी का शोषण न हो। तो ये वर्तमान उठाने की आवाज की आवश्यकता है, और इतने बड़े दर्दनाक घटना के बावजूद भी अभी कोई फाइनल अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। तो आखिर आगे क्या होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन खुला है, अपना राय दे, बाकी हम अपना राय दे चुके हैं, आगे अपना राय दे। थैंक यू सो मच, लव यू।